नमस्कार साथियों, रिचपाल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रिचपाल सिंह। आज हम पढ़ेंगे रीट लेवल 2 साइंस के अंदर। हमने इससे पहले लाइट चैप्टर को पूरा कर लिया है। आज हम उस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू करेंगे, यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करेंगे। मैंने खुद ये प्रश्न बनाए हैं और ये जो प्रश्न है ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखें और हम एक एक प्रश्न को हल करेंगे। और मैं आपको प्रश्न हल करने के लिए 5 सेकंड का वक्त दूंगा, तो आप ज़रूर ये हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने सवाल हल हो रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल, निम्न में से सत्य कथन है? प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। दूसरा ऑप्शन है, आकाश में स्थित सूर्य एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है। सी पॉइंट है, प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता हुआ दर्पण से परावर्तित हो जाता है। या डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा डी, सभी कथन सत्य हैं, क्योंकि जो प्रकाश है वो देखने में सहायता करता है और आकाश में सूर्य एक पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है, ये भी सही है। प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है और दर्पण से परावर्तित होता है, ये भी सही है। मतलब इसके सभी ऑप्शन जो है, चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन जो है सही है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्न में से सत्य कथन है। आपको सत्य कथन बताना है। दर्पण वस्तुओं का परावर्तन करता है। बी ऑप्शन है, सूची छिद्र कैमरे की सहायता से हम सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का प्रतिबिंब सरलता से देख सकते हैं। सी ऑप्शन है, वस्तुएं पारदर्शी अपारदर्शी पारभासी प्रकार की होती है। या फिर सभी कथन सत्य हैं। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा सभी कथन सत्य हैं, क्योंकि दर्पण जो है वस्तुओं का परावर्तन करता है, ये भी सही है। सूची छिद्र कैमरा जो होता है उसकी सहायता से हम सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का प्रतिबिंब सरलता से देख सकते हैं। और वस्तुएं जो होती है 3 टाइप की होती है, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। ठीक है, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तीसरा प्रश्न देखिए, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। ए नंबर ऑप्शन लैंप है, बी नंबर टॉर्च, सी नंबर सूर्य, डी नंबर बल्ब। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा सही। उम्मीद है आपने इसका उत्तर जान लिया होगा। इसका सही ऑप्शन होगा सूर्य, क्योंकि सूर्य जो है प्राकृतिक स्रोत है और बाकी जो है वो सारे कृत्रिम स्रोत हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, प्रकाश का कृत्रिम स्रोत है। ए नंबर ऑप्शन सूर्य, बी नंबर तारे, सी नंबर चंद्रमा और डी नंबर टॉर्च। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ इसका आंसर होगा टॉर्च। टॉर्च एक कृत्रिम स्रोत है, बाकी जो ऑप्शन है वो सारे सूर्य, तारे, चंद्रमा, ये प्राकृतिक स्रोत हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, 5वां प्रश्न, निम्न में से मूल रंग या प्राथमिक रंग नहीं है, यानी कि प्राथमिक रंग इनमें से कौन सा नहीं है। ए नंबर हरा, बी नंबर पीला, सी नंबर लाल और डी नंबर नीला। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इसका जो आंसर है वो होगा पीला, क्योंकि जो प्राथमिक रंग होता है वो हरा, लाल और नीला, इन तीनों से मिलकर के जो प्राथमिक रंग बनता है, यानी वाइट, जो वाइट कलर है, यानी कि
ये वाइट कलर हरे से, लाल से और नीले से, 3 कलर से मिलकर के वाइट कलर बनता है, जिसे हम मूल रंग या प्राथमिक रंग कहते हैं। और इसके अंदर ऑप्शन जो है वो पीला सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। छठा प्रश्न देखिए, समतल दर्पण से प्रतिबिंब प्राप्त होता है काल्पनिक वस्तु के बराबर, पार्श्व उल्टा या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर होता है और पार्श्व उल्टा होता है। मतलब कि जैसे हम दर्पण के अंदर देखते हैं तो अगर हमारा बायां हाथ है वो दर्पण के अंदर दायां हाथ दिखाई देगा, तो इसको बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। तो यानी कि इसके अंदर हमें जो है वो चीज़ उल्टी दिखाई देगी, यानी कि बायां जो है वो दायां दिखाई देगा। तो इसके अंदर जो ऑप्शन है वो चारों ही सही होंगे, तीनों ही सही होंगे, मतलब इसका डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। देखिए 7वां प्रश्न, यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को 20 डिग्री कोण पर घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण घूम जाएगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। इसका पहला ऑप्शन है 20 डिग्री पर, 40 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 10 डिग्री पर, यानी इसके 4 ऑप्शन हैं। बताइए कौन सा क्वेश्चन इसका सही होगा आंसर। यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को यदि हम 20 डिग्री घुमा दें, जिस प्रकार ये दर्पण है, अगर ये किरण गिर रही है तो यदि हम दर्पण को ही घुमा दें, 20 डिग्री घुमा दें दर्पण को, यहाँ कोण जो है, तो अगर ये थीटा है तो अगर हम 20 डिग्री घुमा दें, मतलब अगर थीटा अगर चेंज करें तो जो परावर्तित किरण है वो 2 थीटा में बदल जाएगी। मतलब अगर 20 डिग्री पे अगर घुमाएं दर्पण को तो जो परावर्तित किरण है वो 40 डिग्री पर घूम जाएगी। इसका आंसर जो होगा वो बी नंबर ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 8वें क्वेश्चन पे देखिए, यदि 2 समतल दर्पण 90 डिग्री पर झुके हैं तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या होगी। यदि 2 दर्पण इस प्रकार से रखे हमने, 2 दर्पण झुके हुए 90 पर, अगर यह वस्तु है तो इसके प्रतिबिंब कितने बनेंगे। तो मैंने आपको एक इसका फॉर्मूला बताया था, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए फॉर्मूला क्या था, 360 बटे थीटा -1। तो देखिए यहाँ पर 360 बटे थीटा कितना हमारा 90 है और -1। तो जब 90 में कटेगा 4, 4 में से गया 3, यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, 3 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम 9वें क्वेश्चन पे। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के से बड़ा होता है, बी नंबर ऑप्शन से छोटा होता है, सी नंबर ऑप्शन के बराबर होता है, या उपरोक्त सभी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए हमने पढ़ा था कि जो आई कोण होता है आपतन, वो परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि हमने परावर्तन के नियम पढ़े थे, उसके अंदर पहला नियम है, तो यहाँ पर इसके अंदर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 10वें पे। आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब, ए नंबर ऑप्शन समतलीय होते हैं, बी नंबर ऑप्शन विषमतलीय होते हैं, सी नंबर ऑप्शन बराबर होते हैं, या डी नंबर उपरोक्त सभी। तो बताइए कौन सा आंसर इसमें होगा। बिल्कुल आपने सही सोचा, इसके अंदर ए नंबर ऑप्शन सही होगा, समतलीय, यानी कि एक ही तल में होते हैं तीनों ही चीज़ें। ये परावर्तन का दूसरा नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब, यानी कि जिस प्रकार से ये दर्पण है, यहाँ पर किरण गिरी आपतित किरण, ये परावर्तित किरण है और यहाँ अभिलंब है, ये तीनों ही एक ही तल में या एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है, यानी ये समतलीय होते हैं। चलो हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है कांच में,
पानी में, हवा में या निर्वात में? बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। बिल्कुल सही आपने सोचा, निर्वात में, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है और कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये निर्वात में इसकी चाल होती है प्रकाश की। ये हमेशा आपको मान याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम 12वें क्वेश्चन पे। देखिए 12 प्रश्न है, प्रकाश तंतु से संकेत एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचते हैं। विवर्तन से, बी नंबर प्रकीर्णन से, सी नंबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा, या डी नंबर व्यतिकरण द्वारा? तो बताइए इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसके अंदर होगा सी ऑप्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा। क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी प्रकाश है, अगर वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो क्या होती है, उसी माध्यम में वापस उसका परावर्तन होता है। तो ये कहलाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, और प्रकाश तंतु के अंदर क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। 13वां प्रश्न देखिए, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ए नंबर ऑप्शन आभासी व उल्टा, बी नंबर वास्तविक व उल्टा, सी नंबर आभासी और सीधा, डी नंबर वास्तविक व सीधा? बताइए इसके अंदर ऑप्शन कौन सा सही होगा। इसके अंदर होगा आभासी और सीधा, क्योंकि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी और सीधा बनता है। आगे बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन पे। देखिए, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से परे प्राप्त हुआ। यानी कि अवतल दर्पण है, उसके अंदर जो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से परे प्राप्त हुआ, तो बिंब की स्थिति कहाँ होगी। देखिए हमने ये पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था कि ये एक मुख्य अक्ष है, इसके ऊपर ये पॉइंट F है, ये पॉइंट C है। अगर हम प्रतिबिंब यहाँ रखते हैं तो जो किरण है, यानी कि इसका जो प्रतिबिंब है वो प्राप्त हो रहा है वक्रता केंद्र से परे, यानी कि इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। ये F है और ये C है, तो यहाँ बन रहा है इसका प्रतिबिंब। तो देखिए हमने देखा था कि किरण जो है तो इस प्रकार से जाएगी और एक समांतर आएगी, यानी कि F से निकलेगी। मतलब हमने वस्तु कहाँ रखी, हमने वस्तु यहाँ रखी C और F के बीच में, क्योंकि C और F के बीच में रखेंगे तो किरणें समांतर आएगी, F से निकलेगी और इस प्रकार से काटेगी किरणें। ठीक है, तो यानी कि प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, अगर C से परे बन रहा है तो हम वस्तु को C और F के बीच में रखेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है वो C होगा सही। आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन पे। अवतल दर्पण से बिंब व प्रतिबिंब की लंबाई समान होगी। कहाँ रखें बिंब को, F पर रखें या C पर रखें या अनंत पर रखें या C से परे रखें? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर C होगा, C पर होगा, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। कैसे कि अगर हम अवतल दर्पण के अंदर वस्तु C पर रखते हैं तो वापस प्रतिबिंब C पर ही बनता है। ठीक है, और उसके साइज़ का बनता है। तो ये हमने इस प्रकार से ये स्थिति जो है पढ़ी थी, ये P पोल पॉइंट है। ठीक है ना, चलते अगले क्वेश्चन पे 16 पे। देखिए, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी आधारित है। एंडोस्कोपी आप जानते हैं कि एक आधुनिक शल्य प्रक्रिया है कि बिना ऑपरेशन से, यानी एक मशीन होती है दूरबीन से, क्या है कि वहाँ छेद करके के हम जैसे पथरी है आदि रोगों को, मतलब क्या है कि हम इसका इलाज कर सकते हैं एंडोस्कोपी द्वारा। यानी पथरी को तोड़ करके मूत्र मार्ग से उसको बाहर निकाला जाता है, तो ये कहलाती है एंडोस्कोपी प्रक्रिया, यानी आधुनिक शल्य प्रक्रिया। तो इसके अंदर क्या चीज़ होती है, क्योंकि जहाँ पर जो लेज़र किरणें हैं वो जाती है तो वहाँ पर टकरा करके वापस वो आती है, तो ये कहलाती है एंडोस्कोपी। यानी कि इसके अंदर कौन सा मतलब परावर्तन होता है, ये होता है C पॉइंट इसका सही होगा, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसके अंदर होता है। यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि एंडोस्कोपी जो तकनीक है वो अप्लाई होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। देखिए 17वां प्रश्न देखिए, मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
मोटर कार में पश्च दर्पण यानी पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण यूज होता है? समतल दर्पण, समतल उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण, क्योंकि वाहनों के अंदर जो साइड में शीशा लगा होता है दर्पण, वो होता है उत्तल दर्पण, ताकि पीछे के दृश्य को उसके अंदर हम देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। 18% देखिए, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? देखिए, अगर दो दर्पण हैं, उनके बीच में जो है वो यहाँ वस्तु रख रहे हैं और दोनों दर्पण जो आपस में समांतर है, यानी उनके बीच कोण 180 डिग्री है या फिर 0 डिग्री है, तो उस कंडीशन में प्रतिबिंब कितने बनेंगे बताइए? तो इसका आंसर होगा अनंत, क्योंकि आप जब सूत्र के अंदर रखोगे मान 360 बटे थीटा कितना, या थीटा 180 है या फिर 0 डिग्री है, तो 0 का मान जब आता है तो भाग देते हैं तो अनंत आता है, ठीक है ना। तो यहाँ इसका आंसर अनंत होगा। आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न पर। देखिए, यदि हमारी ऊंचाई 1.60 मीटर है तो अपने पूरे प्रतिबिंब को समय देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। यानी कि अगर हमारी ऊंचाई 1.60 मीटर है तो दर्पण कितनी न्यूनतम लंबाई का होगा या होना चाहिए? तो देखिए, ये मैंने बताया था पिछली थ्योरी के अंदर कि अगर हमारी ऊंचाई h है तो दर्पण की जो ऊंचाई है वो h/2 होनी चाहिए, मतलब हमारी ऊंचाई से आधी होनी चाहिए। तो 1.60 जो है इसके अंदर 2 का भाग देंगे तो 0.80 मीटर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर होगा सी। तो आगे बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे। यदि कोई व्यक्ति दर्पण की ओर 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो उसका अपना प्रतिबिंब किस वेग से उसकी ओर आता दिखाई देगा? यानी दर्पण के अंदर अगर कोई व्यक्ति आ रहा है, यानी कि वो v वेग से आ रहा है, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो किस वेग से आएगा? तो देखिए, अगर इसका आंसर क्या होगा आप देखिए, बताइए आप। तो इसका आंसर होगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि अगर v वेग से आ रहा है तो उसकी दुगनी स्पीड से उसके अंदर जो है प्रतिबिंब आता हुआ दिखाई देगा। यानी कि अगर यहाँ v का मान 2 किलोमीटर है तो 2v का मान 4 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न जो है आपने हल किए होंगे, और अपने जो आंसर है कितने आपके सही हुए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ज़रूर। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।